क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है, जिसमें भारत की जलवायु, भारत के मौसम, भारत के में मानसूनी पवनों के बारे में, भारत में मानसून कितने प्रकार के होते हैं, भारत में मानसूनी वर्षा कैसे होती है, भारत में जलवायु कैसी है, भारत में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं, इस चैप्टर में पूरा डिटेल में बताया गया है। इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की जलवायु को समझेंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी, जैसे प्राकृतिक वनस्पतियां, मृदा, ये सब। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर है जलवायु। इसमें हम भारतीय मानसून के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय मानसून दो प्रकार का होता है, एक उत्तर पूर्वी मानसून और एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। हम दोनों यहाँ पर पढ़ना है। उससे पहले हम यहाँ भारत की जलवायु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत किस कटिबंध में पड़ता है, किस जलवायु प्रदेश पड़ता है, पहले हम इसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप याद रखना है, जो मैप यहाँ दिया है, ये पूरे पृथ्वी पर टोटल 3 कटिबंध पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध जो है, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। आप यहाँ देखिएगा 3 कटिबंध आपको इस मैप पे पूरे पे दिख रहे हैं, और तीनों कटिबंध जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। तो जो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र है, इसके बीच में उष्ण कटिबंध, क्योंकि उष्ण का मतलब होता है गर्म। यहाँ पर पूरा साल गर्मी होती है, इसलिए इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। और आप देखिएगा कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, और मकर रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक जो है आपका दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध है। तो पूछा जाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पाया जाता है, तो दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में, कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक वृत्त तक, और जो है मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिका वृत्त तक पाया जाता है। और उसके ऊपर जो है आर्कटिक वृत्त से लेकर के और नॉर्थ पोल तक जो है आपका शीत कटिबंध है, और उसी तरह से अंटार्कटिक वृत्त से लेकर के और दक्षिणी पोल तक आपका है जो है ये शीत कटिबंध पड़ता है। तो हमारे पृथ्वी पर 3 कटिबंध पाए जाते हैं। तो भारत किस कटिबंध में आता है, अब सवाल ये खड़ा होता है। तो भारत याद रखना, भारत से बीचों बीच, आप ये दूसरा मैप देखिए, भारत के बीचों बीच से मैप जो है कर्क रेखा गुजरी है, इसलिए भारत दोनों कटिबंध में पड़ता है, दोनों जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। पहला आपका है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जो उत्तर भारत है वो शीतोष्ण कटिबंध में है, और जो दक्षिण भारत है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किस कटिबंध में पड़ता है, तो भारत जो है शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों में पड़ता है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, और ये बहुत बेसिक जानकारी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आप गर्मियों में ज्यादा पानी पीते हैं, आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि तापमान होता है। गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है तो प्यास ज्यादा लगती है, सर्दियों में तापमान कम होता है तो प्यास कम लगती है। गर्मियों और सर्दियों में कपड़े अलग क्यों होते हैं? क्योंकि गर्मी और ठंडी होती है। उसी तरह उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि उत्तरी भारत में जो है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे ठंडी गर्मी दोनों पड़ती है, लेकिन दक्षिण भारत में ऊनी वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऊनी, अभी मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत किसमें पड़ता है, तो यह पड़ता है आपका उष्ण कटिबंध में, और उष्ण कटिबंध में सालों भर गर्मी होती है, इसलिए वहां ऊनी वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती है। एनसीईआरटी पढ़ने का यह लाभ होता है कि यहाँ हर लाइन में हमें कुछ ना कुछ नया चीज मिलता है, और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे यहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियां जो है मृदु होती है, मतलब मधुर होती हैं। तो उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ की पहाड़ियों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ बर्फ गिरती है, तो बाकी सर्दियां बहुत ज्यादा मतलब मधुर होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, गति और जो है आर्द्रता, वर्षण आदि में परिवर्तन से आती है। ठीक है, तो जो मौसम के तत्व होते हैं, ये भी पूछा जा सकते हैं आपसे कि मौसम के तत्व किसे कहते हैं। तो तापमान को, वायुदाब को, पवनों की दिशा को, गति को, आर्द्रता को, वर्षण को, हम इन्हें पवनों के तत्व कहते हैं। और जब इनमें परिवर्तन होता है, तभी हमें हमारे देश में या पूरे दुनिया में मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देते हैं कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। तो मौसम जो होता है ये
क्षणिक जो है तुरंत बदलने की प्रक्रिया होती है, और मौसम के औसत को ही क्या कहते हैं हम, जलवायु कहते हैं। जलवायु जो है लगभग 50 या उससे अधिक साल के मौसम की गणना को हम जलवायु कहते हैं। तो मौसम जो है एक छोटा अल्प अल्प मतलब अल्प या क्षणिक कॉन्सेप्ट है, और जलवायु एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ लिखा हुआ है मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 या अथवा उससे भी अधिक वर्षों में आता है। तो जलवायु एक जो है लंबा कॉन्सेप्ट है, और जो है मौसम जल्दी जल्दी बदलता है। एक दिन का हो सकता है, एक सप्ताह का हो सकता है, एक मिनट का भी हो सकता है, लेकिन जलवायु 50 या उससे अधिक वर्षों के औसत के कहते हैं, मौसम के वो औसत को कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है अब अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून जो है याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए मानसून क्या है, तो मानसून एक गर्म हवा है। ठीक है, पहली बात आपको याद रखना है। और दूसरा, मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्योंकि अरब व्यापारी जब भारत आते थे तो जब मानसूनी हवाओं के सहारे आते थे, इसीलिए उन्होंने जो है इन हवाओं को मानसून शब्द नाम दिया था। आगे लिखा है मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। अब देखो यहाँ कौन सी मानसूनी है, तो उष्ण मानसूनी, क्योंकि भारत जो है उष्ण कटिबंध से ही मानसूनी हवाएं चलती हैं, जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता। तो जो मानसूनी जलवायु होती है उसमें एक रूपता क्या होती है और उसमें विविधता क्या होती है, ये हमें समझना है। तो लिखा है आपका कि मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती हैं। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की अपेक्षा जो है नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती हैं। ठीक है, तो जो प्रादेशिक भिन्नता होती है, इसीलिए हर राज्य में जलवायु लगभग देखा जाता है अलग पाया जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से अलग है, बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, जबकि केरल और तमिलनाडु उष्ण कटिबंध में पड़ता है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। फिर भी दोनों जलवायु क्या मानी जाती है? मानसूनी। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसी मानसून से वर्षा केरल में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है और बिहार में भी होती है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं के लय और आर्द्रता शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। तो ये सब प्रादेशिक भिन्नताएं हमारे यहाँ होती हैं, जो इनके अलग अलग तत्व होते हैं। आगे है यहाँ पे जो है आगे करा है, इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों और वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। तीन चीजों का, तापमान का, पवनों का और वर्षा का अगर हम अवलोकन करते हैं तो लिखा है गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 सेल्सियस से को स्पर्श कर लेता है। मतलब कि हमारा रेगिस्तान है, वहाँ तापमान कभी कभी गर्मियों में 55 सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में लेह का जो आसपास तापमान होता है वो कितना -45 सेल्सियस तक गिर जाता है। एक ही देश में अलग अलग मौसम में तापमान में आप देख सकते हैं कितना अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है। उसी तरह राजस्थान के चुरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 सेल्सियस अथवा उससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 सेल्सियस तक पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि चुरू और राजस्थान दोनों एक ही अक्षांश पर हैं। फिर भी आप देखेंगे तो गर्मियों में चुरू का तापमान क्या हो रहा है? 50 सेंटीग्रेड, और अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 19। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है चुरू जो है ये मैदान में पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश पर्वत पे पड़ता है, और पर्वत की ऊंचाई पे जाने पर तापमान में क्या आ जाती है? तापमान में हमें देखने को क्या मिलती है?
गिरावट देखने को मिलती है। आगे है, दिसंबर की किसी रात में लद्दाख के द्रास में रात का तापमान -45 सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 सेंटीग्रेड या अथवा 22 सेंटीग्रेड रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है ये जो द्रास है ये शीतोष्ण कटिबंध में है और ये ऊंचाई पर है, जबकि आपका तिरुवनंतपुरम या चेन्नई कहाँ है तो उष्ण कटिबंध में है और मैदानी क्षेत्र में पड़ता है, पठारी क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए वहां तापमान थोड़ा सा जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है उदाहरण के लिए। अब उदाहरण के लिए क्या है कि केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान मुश्किल से 7 या 8 सेंटीग्रेड सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। क्यों? यहाँ तापांतर कम पाया जाता है। तापांतर किसे कहते हैं? तो तापमान के अंतर को हम तापांतर कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि चाहे आपका केरल हो और चाहे अंडमान निकोबार हो, ये दोनों कहाँ है? उष्ण कटिबंध पड़ते हैं। तो यहाँ दिन और रात में ज्यादा तापमान में अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 सेल्सियस हो तो वहां रात का तापमान 15 से 20 सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है। इसका मतलब थार के मरुस्थल में तापांतर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि जो बालू होती है मरुस्थल की वो बहुत तेज गर्म होती है, और जब बहुत तेज गर्म होगी लेकिन जैसे ही रात हो जाता है तो वहां रात में क्या होता है, बालू तेजी से ठंडी हो जाती है और तापमान अचानक घट के कितना आ जाता है तो 15 से 20 हो जाता है। कभी कभी यह जो है माइनस तक पहुंच जाता है तापमान। ठीक है, इसीलिए याद रखना मरुस्थल में तापांतर अधिक होगा, जबकि जो है उष्ण कटिबंध में तापांतर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखें। वर्षण मतलब वर्षा को देखते हैं। अभी तक हमने तापमान को देखा, अब अगर हम वर्षा को देखें तो लिखा है कि हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। हिमपात मतलब बर्फ के रूप में होता है। हिमालय में बर्फ के रूप में हिमपात होता है, जबकि मतलब वर्षा होती है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर होता है। तो मात्रा कैसे अंतर होता है? एक तरफ मेघालय है, लिखा है कि मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में औसत वार्षिक वर्षा जो है कितनी होती है? 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेल्सियस से अधिक होती है। अब आप गौर करके देख सकते हैं कि जो चेरापूंजी है और मासिनराम है वहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा हो रही है हमारे ही देश में, और हमारे देश के उसी समय राजस्थान में कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्षा में भी भिन्नता हमारे देश में पाई जाती है। ठीक है, आगे है, मेघालय की गारो पहाड़ियों में से तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितना जैसलमेर में 10 वर्षों में होती है। मतलब कि जैसलमेर में 10 वर्षों में जितनी वर्षा होती है उतना एक दिन में वर्षा कहाँ होती है? तुरा में होती है, गारो की पहाड़ी में। तो इसका मतलब है कि हमारे देश में वर्षा में भी भिन्नता पाई जाती है। आगे लिखा है, उत्तर पश्चिमी हिमालय, आपका उत्तर पश्चिमी हिमालय जो है तथा पश्चिमी हिमालय में वार्षिक वर्षा, पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्वी में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ वर्षा को लेकर भी भिन्नता देखने को मिलती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा और उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं। जुलाई अगस्त में देखा होगा अक्सर गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश, बिहार में, हरियाणा में जो है बहुत ज्यादा आपको आंधी तूफान देखने को मिलते हैं। उसी तरह उड़ीसा में भी, जबकि उन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में तमिलनाडु का कोरोमंडल शांत और शुष्क रहता है, क्योंकि वहां कोई तूफान आता नहीं है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। तो यहाँ कैसी वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है तटीय क्षेत्रों में वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, जबकि अन्य भागों में वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो वहाँ वर्षा का अलग अलग अंतर पाया जाता है, जो आगे इसी चैप्टर में और अच्छे से बताया गया है। लिखा है, इन सभी
भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशेषता में मानसूनी है। ठीक है, तो याद रखना मानसूनी वर्षा पूरे भारत में होती है। कितनी भी विविधता क्यों पाई जाए, हमारे देश में मानसूनी ही वर्षा या मानसूनी ही जलवायु पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्वेश्चन मेंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और प्री एग्जाम में भी आ सकता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उन कारकों में पहला है आपका अक्षांश। तो भारत की जलवायु को सबसे पहले अगर कोई प्रभावित करता है तो प्रभावित करता है आपका अक्षांश प्रभावित करता है। तो अक्षांश कैसे प्रभावित करता है, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है आप भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पहले ही जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा जो है पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है, और जब कर्क रेखा मध्य भाग से गुजरेगी तो भारत का आधा क्षेत्र क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया, इस मैप पे यहाँ देखिएगा तो आधा क्षेत्र क्या है भारत का शीतोष्ण कटिबंध में और आधा भाग क्या है उष्ण कटिबंध में, क्योंकि कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही है। लिखा है इसी प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो इसका मतलब हमारी जलवायु को कौन प्रभावित कर रहा है, अक्षांश प्रभावित कर रहा है। अक्षांश यही कर्क रेखा क्या कर रही है, हमारे भारत की जलवायु को दो भागों में बांट रही है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय और एक आपका उष्ण कटिबंधीय। तो ये आपका अंतर समझना होगा कि जलवायु को कैसे अक्षांश प्रभावित करता है। आगे लिखा है इसी प्रकार अगर हम बात करें, आगे लिखा है कि आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा जो है पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। इसको मैं दोबारा इसलिए समझा जिससे आपको समझ में आ जाए। उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा के दक्षिण अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा होगा और तापमान में अंतर को ही क्या कहते हैं, तापांतर। तो यहाँ तापमान में अंतर कम पाया जाता है, इसलिए यहाँ तापांतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु मतलब ये हो गया कि वहां ठंडी ज्यादा पाई जाएगी और गर्मी भी ज्यादा पाई जाएगी। तो भारत किस कटिबंध में पड़ता है आपने इस पूरे मैप के माध्यम से देख लिया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यही ज्योग्राफी के जो है क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे हमें समझने की जरूरत होती है। दूसरा है आपका हिमालय पर्वत। याद रखना, जैसे अगर हम बात करें भारत के हिमालय पर्वत का, तो हिमालय पर्वत का बहुत महत्व है। जैसे मान लीजिए आपका हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत का बहुत महत्व है। हिमालय पहले हमारे देश की सुरक्षा करता है, उत्तरी सुरक्षा। भारतीय मानसून को चीन की ओर जाने से रोकता है, इसलिए हमारे देश में वर्षा होती है। साइबेरिया की ठंडी हवा हमारे देश में नहीं आ पाती, इसलिए हमारे देश में बहुत ठंडी नहीं पड़ती है। इसके अलावा यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, जो हमारे देश में उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है। इसमें कई सारे जंगल पाए जाते हैं हिमालय में, जो हमारे लिए लकड़ी का जो है स्रोत बन जाते हैं। कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और हिमालय एक पर्यटन का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र भी बन जाता है। इसीलिए हिमालय पर्वत भी हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। तो लिखा है उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उप महाद्वीप को उत्तरी पवनों की आभेद सुरक्षा प्रदान करता है। तो उत्तरी पवन मतलब जो साइबेरिया से पवनें आती हैं, जमा देने वाली ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य पूर्वी एशिया को पार कर बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर उपमहाद्वीपीय वर्षा का कारण बनता है। अभी मैंने आपको जो समझाया उसी बात को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया है। इसीलिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे एक एक बात बहुत अच्छे से बताया गया है। दूसरा है आपका जल और जो है स्थल का वितरण। हमारे देश में याद रखना, हमारे देश में जो है पूरा जो है देखा जाए तो दक्षिण में पूरा सागर है और उत्तर में पूरा हिमालय है। तो स्थल और जल दोनों का वितरण हमारे देश में है, ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे, तो लिखा है भारत के दक्षिण में तीन ओर जो है, अगर कहा जाए तो भारत के दक्षिण में तीन ओर हिंद महासागर और उत्तर की ओर ऊंची और विभिन्न विचिन्न पर्वत श्रृंखला है। अभी मैंने बताया स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न जलवायु ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में विभिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। तो अगर ये तापमान भिन्नता अगर ना होती तो या तो मानसून जो है
हमारे देश में ना आता। कैसे? जैसे मान लिया अगर हम बात करें, आपका ये भारत है, अगर भारत में यहाँ लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बनेगा, तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जाएगी। तो अगर यहाँ स्थल ज़्यादा गर्म हो जाएगा, सागर कम गर्म होगा, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर बनेगा, तभी मानसून हमारे यहाँ जाती है। और जब कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये भारत का दक्षिण क्षेत्र है, अब अगर मान लिया सागर में लो प्रेशर बन गया और स्थल पे हाई प्रेशर बन गया, तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ जाती है? लो प्रेशर को जाती है, इसलिए वर्षा नहीं होगी। तो इसी जो ये बात हमने बताया, इसी को कहते हैं मानसूनी पवनों का उत्क्रमण। तो उत्क्रमण मतलब ये हो गया मानसूनी पवनों का दिशाओं का जो है बदलना, कभी उत्तर से दक्षिण, कभी दक्षिण से उत्तर। दूसरा है समुद्र तट से दूरी। जो हमारा भारत है, याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, तो भारत का जो आपका कर्क रेखा के दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये हिमालय, ये समुद्र के नजदीक है, तो यहाँ की जलवायु पर समुद्र का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो उत्तर का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब हो गया, ये हिमालय से दूर है। तो हम हिमालय की जो क्या कहते हैं, सागर से दूर है। तो जब सागर से दूर है और हिमालय के नजदीक है, तो यहाँ पे जलवायु अलग तरीके से पाई जाएगी और यहाँ जलवायु अलग तरीके से पाई जाएगी, और समुद्र का प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बहुत दूर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आधे भारत में, इसका मतलब समझिएगा कि आधे भारत में समुद्र का प्रभाव पड़ता है और आधे भारत में समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहीं ठंडी ज्यादा होगी तो कहीं गर्मी ज्यादा होगी। तो लिखा है लंबी तटरेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। समकारी मतलब कि यहाँ एक समान जलवायु पाई जाती है। जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, आपका जो समुद्र किनारे शहर हैं या तटीय जो प्रदेश हैं, वहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है, मतलब न ज़्यादा गर्मी और न ज़्यादा ठंडी। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु मतलब हो गया कि वहाँ अत्यधिक ठंडी पड़ेगी तो अत्यधिक गर्मी भी पड़ेगी। यही कारण है कि मुंबई और कोकर तट निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तापमान एक समान बना रहता है। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित कर देते हैं। तो दिल्ली हो, कानपुर हो, अमृतसर हो, यहाँ खूब ठंडी भी पड़ती है और खूब गर्मी भी पड़ती है। फिर है आपका है समुद्र तल से ऊंचाई। आपको पता होगा जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, जितना जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे उससे तापमान में क्या होती है? कमी होगी। और जब हम मैदान में क्षेत्र में रहेंगे तापमान में अधिकता होगी। तो जो ऊंचाई होती है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे? तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। उदाहरण, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। आगरा और अगर दार्जिलिंग देखा जाए, दोनों एक ही अक्षांश पर हैं। आप इस मैप पे देख भी सकते हैं। किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेल्सियस होता है, जबकि दार्जिलिंग में यह 4 सेल्सियस होता है। क्यों होता है? तो आप समझो कि जब आप मैप में देख रहे हैं कि एक ही अक्षांश पर आगरा और दार्जिलिंग दोनों हैं, फिर आगरा में तापमान ज़्यादा क्यों है और दार्जिलिंग में तापमान कम क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि दार्जिलिंग पहाड़ों पर है और पहाड़ों पर जाने पर तापमान में कमी हो जाती है, और आगरा मैदान में है तो मैदान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझने की ज़रूरत है। आगे यहाँ पे है उच्चावच क्या है? तो भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति और दिशा और ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। कैसे? उच्चावच मतलब ये हो गया कि कहीं पर हिमालय है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे आपका पहाड़ी है, कहीं पे नदी है, कहीं समुद्र है। तो उच्चावच ज्यादा है हमारे यहाँ। इसी वजह से उसका प्रभाव क्या पड़ता है? तापमान पे, वायुदाब पे, पवनों पर, उसकी दिशा पर और तापमान के वितरण पर प्रभाव पड़ता है, जो हमारी जलवायु को प्रभावित कर देता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, उदाहरण, जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट और असम के पवनाभिमुख ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। पवनाभिमुख का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका पर्वत है, तो जब मानसून आके किसी पर्वत से टकराएगा तो उसे पवनाभिमुख कहेंगे और यहाँ वर्षा ज्यादा होगी। लेकिन जो आपका ये वाला क्षेत्र है जहाँ पे पवनें नहीं पहुंच पाती हैं, उसे हम कहते हैं पवनाभिमुख क्षेत्र कहते हैं। इसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं और यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो उच्चावच का प्रभाव पड़ता है। एक तरफ हवाएं, एक ही पहाड़ पर हवाएं एक तरफ आती हैं, मानसून होती है, यहाँ पे वर्षा होगी, और एक तरफ हमारा क्या रहेगा? वृष्टि छाया क्षेत्र के रहेगा, वहां पे वर्षा नहीं होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवना विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त
करता है, जैसे मैंने आपको समझा दिया, तो आपको अच्छे समझ में बातें आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किसे कहते हैं, ITCZ, ये किसे कहते हैं। तो याद रखना, जब हमारा जो पृथ्वी है वो 23.5 इंच झुकी हुई है, और याद रखना कि हमारे पृथ्वी पर 3 कटिबंध पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। और तीनों कटिबंध का जो निर्धारण किया गया है वो कैसे किया गया है, तो तापमान के आधार पर उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो याद रखना, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो तापमान की पूरी पेटी जो है वो उत्तर की ओर खिसक जाती है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तापमान की पेटी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो उसको याद रखना, जो तापमान की पेटी है उसी को हम क्या कहते हैं, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ तापमान ज्यादा होता है तो जहाँ जहाँ पर ये खिसक के जाएंगी वहां पे लो प्रेशर बन जाएगा, और उसी को हम मानसूनी गर्त कहते हैं। अब इसी बात को यहाँ पर डिटेल में दिया गया। तो लिखा क्या है, विषुववृत्त पर स्थित अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। निम्न वायुदाब का मतलब लो प्रेशर का क्षेत्र है। और लो प्रेशर क्यों बना, क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा है, क्योंकि विषुवत रेखा पर है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 से लेकर 25 उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाती है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहा जाता है। मानसूनी गर्त क्यों कहते हैं, क्योंकि लो प्रेशर होता है और यह मानसून को आकर्षित करता है हिंद महासागर की ओर से। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत पर तटीय तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 से 60 पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं, और कोरिल्स बल के प्रभाव से विषुववृत्त को पार करके वह इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, और यही दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदल करके उत्तर पूर्व हो जाती है। इसी को हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो मानसूनों को उत्पत्ति के पीछे जिम्मेदार यही पवन है। कैसे, जो इस बात को यहाँ लिखा है इसी बात को मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये भारत है, ठीक है, और ये गंगा का मैदान है, ये आपका मरुस्थल है। तो जब ITCZ हवाएं उत्तर की ओर खिसकती हैं तो तापमान की पेटी यहाँ बन जाती है, लो प्रेशर बन जाता है। ये आपका लो प्रेशर बन गया। ये जो ये लिखा है ITCZ लो प्रेशर बन गया यहाँ पर। तो जब यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा तो यहाँ पर हिंद महासागर में क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। तो व्यापारी पवनें ऐसे घूम करके यहाँ आती हैं, दक्षिण पश्चिम से भारत प्रवेश करती हैं, और इसी को हम कहते हैं क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून किसे कहते हैं, तो जब याद रखना ये भारत है। अब यहाँ पे जैसे जब ठंडी का समय होता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि ठंडी हवाएं होती हैं, यहाँ लो प्रेशर बनता है। तो यहाँ से हवाएं यहाँ घूमती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यहाँ व्यापारी पवन उत्तर पूर्वी चलती है, उसी से सहारे यहाँ पर जो मानसून उत्पन्न हो जाता है उसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ लिखा है भारतीय मानसून की प्रकृति कैसी है। हमारा जो मानसून है उस मानसून की प्रकृति कैसी है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो लिखा है मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटक होता है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे प्रक्षेपणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। मानसून की सही प्रकृति और उसके कारणों को जानने के लिए अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया है। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। जब इसका मानसून का जो अध्ययन विश्व स्तर पर किया गया तब मानसून के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिली, नहीं तो उससे पहले हमें जानकारी इससे नहीं मिलती थी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है एल नीनो और भारतीय मानसून। तो एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पे कैसे पड़ता है, इसी बात को हमें यहाँ पर समझाना है आपको। पहले हम मैप के थ्रू समझाएंगे और फिर इसको मैं पूरा पढ़ दूंगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ एक मैप के माध्यम से आपको समझा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये भारत है और ये आपका अगर कहा जाए तो ये आपका अफ्रीका का क्षेत्र है। ठीक है, और ये आपका विषुवत रेखा यहाँ से गुजरी हुई है, और ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया है, और यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपका है
दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट से एल नीनो नामक हवा चलती है, ऑस्ट्रेलिया को पार करती है हिंद महासागर में आकर के, और ये गोल गोल घूमना शुरू कर देती है घड़ी के विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज जब घूमना शुरू करती है तो उस समय जब भारतीय मानसून इधर की ओर जाता है, वो भारतीय मानसून को एल नीनो नामक जो जलधारा है खींच लेती है, अपनी ओर खींच लेती है और ऐसे ही घूमना शुरू कर देती है। इसलिए हमारा मानसून कमजोर पड़ जाता है, हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की ओर नहीं जा पाता, वो इसी का हिस्सा बन जाता है और बन करके इसी के साथ घूमने लगता है। तो हमारे देश में वर्षा नहीं होती है, इसी को हम कहते हैं एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव। और जब भी एल नीनो आता है तो उस दौरान जो है हमारे देश में वर्षा नहीं होती है। अब एल नीनो कहाँ उत्पन्न होता है, कैसे होता है, इस पूरे विवरण को जब हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो लिखा भी है, एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसी कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं पाई जाती है। याद रखना, एल नीनो की वजह से किसी देश में अधिक वर्षा होती है तो किसी देश में वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है, जैसे हमारा देश है आपका इंडिया। ठीक है, तो एल नीनो का प्रभाव से कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं पर बाढ़ आ जाती है। जो है आगे लिखा है, इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में या पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। जो है कहां से, पूर्वी प्रशांत महासागर में, कहां से, पेरू के निकट, अभी मैंने आपको बताया। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य सागरीय उष्णकटिबंधीय जलधारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा जो है पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा जो है तट के सहारे लगभग 10 डिग्री अक्षांश से बढ़ती है और इसके निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। क्या होता है, तो भूमंडलीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाती है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाती है, मतलब कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, प्लवन की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र मछलियों की संख्या घट जाती है। प्लावक एक जो है वो होता है, घास होती है समुद्र की, उसको मछलियां खाती हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर याद रखना कि अगर वो समुद्र ये ज्यादा गर्म हवा रहेगी, ये धारा रहेगी, तो जो समुद्री घास है वो नष्ट हो जाएंगी, तो मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। आगे लिखा है, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर महीना गर्मी का होता है। वहां पे भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इस कारण देश के अधिकांश भागों में मानसून के आगमन से 5 से 10 दिनों तक देरी हो जाती है, क्योंकि ये आकर के हमारे मानसून को रोक लेता है। तो यही प्रभाव पड़ता है एल नीनो का भारतीय मानसून पर। आपको याद रखना है कि एल नीनो जलधारा कहाँ उत्पन्न होती है, ये समुद्री जलधारा है, ये कहाँ उत्पन्न होती है, तो पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बालक ईसा। क्यों होता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में ये क्रिसमस के आसपास उत्पन्न होती है और इससे हमारे देश में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, एक मैप बना है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की तिथि। दक्षिण पश्चिम मानसून जो आगमन होता है ये उसकी तिथि के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे देश में जो मानसून आता है वो कैसे आता है। तो आप यहाँ देखिएगा कि मानसून जो है सबसे पहले कहाँ हिट करता है, जून में आपका तिरुवनंतपुरम के, देखिए केरल में हिट किया, तो इस पूरे साइड मानसून यहाँ पहुंच गया। इसके बाद जैसे जैसे तापमान आगे बढ़ता जाएगा, सूर्य उत्तरायण होगा, तो जैसे जैसे सूरज कर्क रेखा की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मानसून भी उत्तर भारत की ओर जाएगा। तो 5 जून को मानसून की रेखा ये हो जाती है। 10 जून को मानसून कहाँ पहुंच जाता है, तो मुंबई पहुंचता है, और मुंबई के साथ साथ यही मानसून की लाइन बिहार भी पहुंच जाती है, ये आप देख सकते हैं। तो बिहार में ही 10 जून के आसपास ही मानसून पहुंच जाता है, पटना के आसपास तक। ठीक है, मुंबई के साथ साथ फिर 15 जून को मानसून कहाँ पहुंचता है, गुजरात से लेकर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है। फिर 1 जुलाई को मानसून कहाँ पहुंचता है, तो 1 जुलाई को मानसून पहुंच जाता है पंजाब तक पहुंच जाता है, और 15 जुलाई तक आपका ये पहुंच जाता है मरुस्थल तक पहुंच जाता है। तो ये मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की ये लाइन है जो डेट के अनुसार आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे तापमान उत्तर की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे मानसूनी हवाएं उत्तर की ओर बढ़ती चली जाती हैं। आगे लिखा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इससे कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार हैं, मानसून का आरंभ और उसका स्थल की ओर बढ़ना, और मानसून में विच्छेद क्या होता है ये भी समझना है। तो मानसून का आरंभ कैसे होता है
अभी हमें ये समझना है, और मानसून का भी विच्छेद किसे कहते हैं ये समझना है। सबसे पहले मानसून का आरंभ को समझेंगे कि हमारा मानसून आरंभ कैसे होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार मैप के थ्रू दोबारा समझा देता हूँ। याद रखना, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सूर्य के उत्तरायण होने से क्या होता है, आपका जो तिब्बत का पठार है यहाँ पे लो प्रेशर, गंगा के मैदान में लो प्रेशर, और जो है आपका थार मरुस्थल में लो प्रेशर बन जाता है। उसकी अपेक्षा क्या होता है, जो आपका हिंद महासागर यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर से हवा जब लो प्रेशर की ओर चलने लगती है तो इसी से हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आपको इस चीज को समझना होगा। और मानसून कैसे उत्तर भारत की ओर आता है, कैसे, ये पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे मानसून उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम से चलता है, और कैसे यह मानसून जो है, आप देखिए वीडियो को, और कैसे यह उत्तर की ओर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से समझाया गया। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे चीजें आपको समझ में अच्छे से आ जाए, तब हम आगे बढ़ते हैं और मानसून की क्रिया प्रक्रिया को और अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय के पठार में खासी पहाड़ी में मासिन राम और चेरापूंजी में होती है। क्यों होती है आप ये देख सकते हैं इस मैप के थ्रू, वीडियो 3D के माध्यम से। ये दक्षिण पश्चिम मानसून है जो अरब सागर से बंगाल खाड़ी में प्रवेश कर रहा है। ये मानसून की लाइन दिखाई गई है। ये मानसून की लाइन हमारे देश में दक्षिण में पाल घाट दर्रे से ये मानसून प्रवेश करता है, और पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। यहीं से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है पाल घाट दर्रे से, और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है। उसे हम बंगाल की खाड़ी में अलग नाम देते हैं, और उसे बंगाल की खाड़ी में कहते हैं मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा। ये मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा जब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो गर्म हवा होने के कारण वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा करती है, और जब वो पहुंचती है मेघालय के पठार में, तो मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तीनों से टकरा जाती है, जाके ये बादल टकराते हैं वहाँ पर, इसे मेघालय का पठार भी कहते हैं। ये मानसून आकर के वहाँ टकरा जाता है, और खासी की पहाड़ी जो है चांद के आकार की पहाड़ी है, उसी पहाड़ी में जो है ये जा करके वाष्पीकृत हुआ बादल वहाँ जाके टकरा जाता है। आप ये देख सकते हैं ये बादल जा रहा है, और ये शिलोंग के पठार होती है। ठीक है, और उसके पीछे कारण बिल्कुल जो चांद के आकार है, और बादल जाके उसी में फंस जाता है, और इसीलिए यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है अगर कहा जाए तो वो मासिन राम ही है, और इसके अलावा चेरापूंजी। तो दोनों जगह पे वर्षा होती है, और मासिन राम में 11,871 मिलीमीटर वर्षा होती है। जबकि अगर इसको सेंटीमीटर में मापा जाए तो ये 1221 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है मेघालय का पठार। तो मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया में खासकर खासी पहाड़ी में ही 2 गांव हैं, मासिन राम और चेरापूंजी, और वहीं पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ये बादल आता है और ये देखिए सबसे अधिक वर्षा करता है। तो इसको चाहे हम मासिन राम में 1221 सेंटीमीटर वर्षा कहें, और चाहे 11,000 चाहे सेंटीमीटर में वर्षा और इसीलिए जाता है या फिर चेरापूंजी, और मासिन राम चेरापूंजी का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा कि चेरापूंजी में अधिक वर्षा कैसे होती है, मानसून हमारा कैसे जो है दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है, और आपने भी देखा होगा कि कैसे वो नीलगिरी और जो है अन्नामलाई पहाड़ी के बीच पाल घाट दर्रे से कैसे जब बंगाल खाड़ी में प्रवेश करता है, और जाके केरल में कैसे टकरा के अधिक वर्षा करता है, पूरा आपने देख लिया होगा। अब एक मानसून को समझने में आपको क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जो है आसानी हो जाएगी समझने में। तो लिखा है मानसून का आरंभ, लिखा है 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही मानसूनी पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। याद रखना, स्थल पर तापमान ज्यादा होगा, समुद्र में तापमान कम होगा, तो कहीं न कहीं इसी कारण पवनें उत्तर भारत की ओर चलने लगती हैं। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपका गंगा का मैदान मरुस्थल का क्षेत्र हो गया। इसके परिणाम स्वरूप महाद्वीप के
उत्तर पश्चिम विभाग पर एक गहन न्यून न्यून वायुदाब बन जाता है। न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है कहाँ पर? मरुस्थल के क्षेत्र में, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है। निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवने, तो सनमार्गी पवने कौन हो गई? व्यापारिक पवने, तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन को ही आकर्षित कर लेता है और इन्हीं दशाओं में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर हस्तांतरित हो जाता है और इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। तो इसी से मानसून की क्या होती है? उत्पत्ति हो जाती है। आगे लिखा है जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 पूर्वी से 60 पूर्वी देशांतर की रेखाओं के बीच देशांतर रेखाओं के बीच क्या करती हैं? पार करती हैं और आके भारत में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, आगे लिखा है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से होता है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र पर खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 से उत्तर अक्षांश पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाती है और इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून की बर्स्ट के रूप में इसको इस्तेमाल जिम्मेदार कहा जाता है, माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तेजी से वर्षा क्या होती है? होने लगती है। अब है मानसून का भारत में प्रवेश। तो भारत का मानसून का भारत प्रवेश कहाँ से होता है? केरल में होता है। आपने उस वीडियो को देखा है। तो लिखा है दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर 1 जून को पहुंचता, जैसे मैंने आपको मैप पर बताया था, और शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाती हैं, भी मैंने आपको बताया था। आगे लिखा है दक्षिण मध्य जुलाई तक पूर्व उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। तो आप इस मैप पे दोबारा समझिए। यहाँ देखिए 1 जून को मानसून कहाँ पहुंचा? केरल पे। 10 से 15 जून के बीच में, ये देखिए 10 से 15 जून के बीच में मानसून कोलकाता से पटना तक पहुंच गया और मध्य जुलाई तक ये पूरे भारत में पहुंच करके और वर्षा कराना शुरू कर दिया। और यह जो हिमालय है, यही हिमालय इन पवनों को रोक लेता है, मानसूनी पवनों के, इससे हमारे देश में वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है मानसून में विच्छेद किसे कहते हैं? मानसून में विच्छेद क्या होता है ये समझना बहुत आसान है और बहुत ही व्यवहारिक है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि मानसून में विच्छेद किसे कहते हैं। तो लिखा है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो उसे मानसून का विच्छेद कहा जाता है। जैसे मान लिया मानसून आना शुरू किया जून में, जुलाई मानसून है, अगस्त तक मानसून है, अगस्त सितंबर तक मानसून है, लेकिन जुलाई के महीने में, जून के महीने में कभी कभी वर्षा ज़्यादा होती है और उसी महीने में 2-4 दिन वर्षा ना हो। जब मानसून आता है 2-4 दिन वर्षा ना हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मानसून का मौसम रहता है लेकिन मानसूनी वर्षा नहीं होती है, 1-1 महीने तक वर्षा नहीं होती है। तो जब मानसून काल में वर्षा ना हो, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने तक वर्षा ना हो, तो उसे मानसून का विच्छेद कहते हैं। ये क्वेश्चन IAS में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है और ये बहुत आसान है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। बस इनमें सिंपल ही समझना है कि मानसून के दौरान जब किसी समय वर्षा ना हो रही हो तो उसे मानसून का विच्छेद कहते हैं। ठीक है, लिखा है ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करें उत्तर भारत की, तो लिखा है उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। जो ITCZ का आपका निम्न दाब का क्षेत्र है वो कभी कभी खिसक जाता है उत्तर दक्षिण की ओर, इस वजह से कभी कभी मानसूनी वर्षा नहीं होती है। दूसरा, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती हैं। जैसे मान लिया आपका भारत है, अगर मानसूनी हवाएं ऐसे चलती हैं तब तो वर्षा होती है, अगर मानसूनी हवाएं ऐसे चलने लगे, उसी के समानांतर चलने लगे, तो वर्षा नहीं होगी, तो उसे मानसून का विच्छेद कहते हैं। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से
रोक देती है, मतलब वहाँ आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती हैं। इस वजह से राजस्थान में जो है क्या हो जाता है, वर्षा नहीं होती है। अब आप कहते हैं मानसून का निवर्तन किसे कहते हैं, तो लिखा है मानसून के पीछे हटने या लौट आने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। तो मानसून जो होता है वो सितंबर के महीने से वापस आना शुरू करता है। तो लिखा है मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत के मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक या दक्षिण भारत में छोड़कर शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है। लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। अब इस चीज को हम आपको पहले मैप के थ्रू समझा देते हैं जिससे चीजें आपको समझ में अच्छे से आ जाएं। जो ये मानसून का निवर्तन होता है, ये होता क्या है, पहले आप इस मैप के माध्यम से हमसे समझ लीजिएगा। पहले जैसे मान लीजिए आपका ये भारत का मैप है, ठीक है, ये आपका भारत का मैप हो गया और ये आपका हो गया हिमालय का क्षेत्र हो गया। तो जब जेट हवाएं हमारे देश में आती हैं वो भूमध्य सागर से, तो पूरे हिमालय में बर्फबारी कर देती हैं। जब बर्फबारी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर उतरने लगती हैं। तो जब उतरने लगती हैं तो ठंडी हवाएं क्या करती है, इस मानसून को ढकेलने लगती हैं। इसीलिए मानसून सितंबर के महीने से धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है और यही जब कहाँ पहुँचता है, बंगाल की खाड़ी में, जो यहाँ लिखा है बंगाल की खाड़ी में जब यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। जब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं तो ये जो हवाएं नीचे उतर रही हैं ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से मिल जाती हैं और यही जो है कहलाती है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें। और आकर के इसी की वजह से तमिलनाडु में वर्षा होती है और इसीलिए कहा जाता है जाड़ों में वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में होती है। इसी को कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं और इसी को हम कहते हैं मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना कहते हैं। ठीक है, यह लिखा है ऋतुओं की लय क्या होती है। भारत की जलवायु दशाओं को उनके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सबसे ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांट देते हैं। तो हमारे देश में 4 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं और मानसून के निवर्तन ऋतु अर्थात शरद ऋतु कहते हैं। तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसूनी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु 4 प्रकार ऋतुएं कहाँ पाई जाती हैं, तो हमारे देश में पाई जाती हैं। अब इसको भी हमें समझ लेना है। पहला है आपका शीत ऋतु। शीत ऋतु जैसे इस समय मौसम शीत ऋतु का चल रहा है तो शीत ऋतु में क्या होता है, तापमान कम रहता है। तो लिखा है आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। जब हमारे यहाँ ठंडी होती है उत्तर भारत में तो जनवरी और फरवरी सबसे ज्यादा ठंडे महीने होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य इस दौरान दक्षिण की ओर होता है, दक्षिणायन होता है, तो सूर्य किरणें उत्तर भारत में तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे ठंडी होती है। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 सेल्सियस से कम रहता है और रात का तापमान काफी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक से नीचे चला जाता है। कभी कभी राजस्थान में और पंजाब में ठंडी की ऋतु में तापमान 0 भी पहुंच जाता है, जैसे आपका राजस्थान का चुरू में। फिर यहाँ क्या कह रहा है, जो आपका शीत ऋतु है, इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। तो हमारे यहाँ जो ठंड पड़ती है उत्तरी मैदान में, उसके पीछे 3 कारण हैं। क्या कारण है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। मतलब यह हुआ कि जो समुद्र है वो हमसे बहुत दूर है। कहाँ से? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। इस वजह से यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है और यहाँ ठंड पड़ती है। पहला कारण यह हो गया। इसका मतलब होगा कि हिमालय से दूर होना, समुद्र से दूर होना, और उसी को कहते हैं महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं। दूसरा है निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो हमारा हिमालय है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के नजदीक है, तो जब हिमालय में बर्फ गिरती है तो बर्फ जब गिरेगी, जैसे मान लिया आपका ये मैप है भारत का और ये आपका हिमालय है, तो जब हिमालय से हवाएं जब नीचे उतरती हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर हवाएं चलेंगी तो यहाँ कड़ाके की ठंड कर देंगी। इसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर इसके बाद क्या है, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर
और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत पर शीत लहर ला जा देती हैं। इस अवसर पर देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरा भी पड़ता है। तो जो भूमध्य सागर है वहां पर याद रखना, जब चक्रवात आता है और कैस्पियन सागर में जब चक्रवात आता है तो इस वजह से भी जो है हमारे यहाँ वर्षा होती है और बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। अब यहाँ दिया है मानसून को समझना, तो लिखा है, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले आपको इस सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। लिखा है आगे, प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। जो प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो दक्षिण भारत है वहां शीत ऋतु नहीं होती, क्योंकि वो उष्णकटिबंध में पड़ता है। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव पड़ते हैं तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में जो है शायद ही कोई बदलाव आता है। उदाहरणतः तिरुवनंतपुरम में जनवरी का मध्य अधिकतम तापमान 31 सेल्सियस रहता है, जबकि जून में यहाँ पर 29 सेल्सियस पाया जाता है, मतलब कि ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, क्योंकि वो ऊंचाई पर रहती हैं। दूसरा है वायुदाब और पवने। तो जो शीत ऋतु होती है उसमें वायुदाब पवने कैसे होती हैं? लिखा है, दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होता है। दक्षिण भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता है, मतलब वहां पे कितना वायुदाब होता है तो वहां वायुदाब बहुत ज्यादा कम पाया जाता है। कितना? तो 1019 मिलीबार से लेकर 1013 मिलीबार की समभार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत और शून्य दक्षिण से होकर के गुजरती है, मतलब वहां पर ज्यादा वायुदाब नहीं होता है। क्या होता है परिणाम, क्या होता है? तो परिणाम स्वरूप उत्तर जो पश्चिमी भारत है आपका पाकिस्तान, या आपका पंजाब वाला क्षेत्र है, यह आपका उच्च वायुदाब क्षेत्र से हिंद महासागर में स्थित जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती हैं। जैसे आपको ये मैप समझा देता हूं कैसे। जैसे भारत का मैप बना हुआ है, जो ये लाइन यहाँ लिखी गई है इसी को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो जो आपका जो ये आपका उत्तर पूर्व पश्चिमी भारत है, यहाँ पे क्या बन जाता है? हाई प्रेशर बन जाता है। क्यों? यहाँ लिखा है उच्च वायुदाब, तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ठंडी हवाएं उतरती हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ गिरती है। और आपका हिंद महासागर में क्या बनता है? लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ चलने लगती है? लो प्रेशर हिंद महासागर की ओर चलने लगती है। ऐसे समय में मानसून भी आपका नीचे आ जाता है और दूसरा यहाँ वर्षा भी नहीं होती है। आगे लिखा है, कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती हैं। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है, क्योंकि भू आकृतियां भी होती है, कहीं पर्वत होता है, कहीं पठार, कहीं मैदान होता है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव के मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी होती है। ठीक है, इसमें मैंने आपको भी बता दिया। आगे लिखा है, सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यहाँ सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बंधित हो जाता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्वी की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते हुए इन चक्रवातों की आर्द्रता जो है समाधान हो जाता है और पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में क्या भूमिका निभाती हैं, जिससे जो है वर्षा होती है। अब ये क्या होता है, इस पूरी प्रक्रिया को मैं यहाँ इसको समझा देता हूँ कि कैसे भूमध्य सागर में चक्रवात उत्पन्न होता है और कैसे ये भारत में पहुंचता, तब इस मैप के माध्यम से यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये भारत है और ये आपका हो गया आपका हिमालय, यहाँ पर है पामीर का पठार, ठीक है, और ये हो गया आपका जो है फारस की खाड़ी, ये हो गया आपका जो है अफ्रीका हो गया ये पूरा, ठीक है, और ये हो गया आपका भूमध्य सागर हो गया, और यहाँ पे आपका ये भूमध्य सागर हो गया, और आपका ये हो गया आपका यूरोप हो गया, और ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका पूरा पश्चिमी एशिया हो गया, ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान, ये पूरा क्षेत्र हो गया। तो याद रखना ये पामीर का पठार है, आपका ये हिमालय है, ठीक है, और यहाँ जो है ये आपका भूमध्य सागर हो गया, ये आपका भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर जो है यहाँ पर चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है, तो अफ्रीका की गर्म हवा और यूरोप की ठंडी हवा के मिलने से यहाँ शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न हो जाता है।
जब यहाँ शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होता है तो यहाँ जेट हवाएं चलती हैं। जेट हवाएं क्या करती हैं, चक्रवात को अपने साथ ले आती हैं और ये अपने साथ ला करके ये क्या करती हैं, ये यहाँ पे पामीर के पठार से दो भागों में बढ़ जाती हैं। इसकी जो उत्तरी शाखा ये चीन की ओर चली जाती है और दक्षिण शाखा भारत में प्रवेश करती है। और जब भारत प्रवेश करती है तो ये हिमालय के समानांतर जा करके पूरे हिमालय में बर्फबारी कर देती है और यहाँ पर बना देती है हाई प्रेशर और यहाँ बन जाता है लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवा जब लो प्रेशर को उतरने लगती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कड़ाके की ठंड पड़ती है। कहाँ पर, उत्तर के मैदान में। तो इसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, इसे वेस्टर्न डिस्टर्ब कहते हैं। और ये पूरब की ओर आकर के ये पामीर के पठार से टकरा करके उत्तर हिमालय में हिमपात और गंगा के मैदान में कड़ाके की ठंड करती हैं और साथ में यहाँ पर ओलावृष्टि भी होती है। तो इसी चीज को वहां पर ऊपर समझाया गया था, जिस चीज को मैंने आपको यहाँ एक माध्यम से, मैप के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ लिखा है आगे वर्षा। अब शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो कैसी होती है, तो ये बर्फ की नुमा वर्षा होती है, बर्फ के साथ ओलावृष्टि भी पड़ती है और ये जो है पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है, वेस्टर्न डिस्टर्ब के कारण वर्षा मानी जाती है। तो लिखा है शीतकालीन मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती है। इसमें यहाँ वर्षा नहीं होती है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा तो होती है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा हिमालय में और यहाँ लो प्रेशर बनेगा, तो हाई प्रेशर जब हवा लो प्रेशर की ओर चलेगी तब तो वाष्पीकरण करेगी नहीं, तो वर्षा नहीं होती है। इसी कारण तो उसी बात को यहाँ समझाया गया है, क्योंकि एक तो इसमें उसी बात को यहाँ क्या कहा गया, एक तो इसमें केवल नमी केवल नाम मात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांशतः वर्षा भारत में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो वर्षा वो कहाँ होती है, उसी चीज को जो मैंने आपको अभी समझाया उसी चीज को यहाँ बताया गया है। तो यहाँ लिखा है उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा कराते हैं। अब इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि उत्तर भारत में वर्षा हो रही है केवल कहाँ पर, तो दिल्ली में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। और किससे हो रही है, तो याद रखना शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से हो रही है, जो भूमध्य सागर में उत्पन्न हुआ, जो मैंने अभी आपको ऊपर में समझाया है। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। तो रबी की फसल कौन सी होती है, जैसे आपका चना हो गया, आपका आलू हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, तो उसके लिए लाभदायक होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है, मतलब बर्फ के रूप में। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीने में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को नियंत्रण बनाए रखती है। अगर ये बर्फ नहीं गिरती तो नदियों में पानी भी नहीं होता गर्मियों में। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूरब की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। तो याद रखना, पश्चिम में अधिक वर्षा होगी और पूरब में वर्षा कम होगी, और उत्तर में हिमालय में अधिक वर्षा होगी तो दक्षिण भारत में वर्षा कम होगी। ठीक है। दिल्ली में सर्दियों का औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच में यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच होती है। जैसे मैप पे आप लगातार देखते आ रहे हैं कि केवल उत्तर भारत में वर्षा हो रही है, दक्षिण भारत में वर्षा नहीं हो रही है। दूसरा क्या है, कभी कभी देश के मध्य भागों में और दक्षिण प्रायद्वीपीय में उत्तरी भागों में कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है चक्रवातों के कारण। जाड़े के महीनों में उत्तर के मतलब भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश और असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर के बीच वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें अक्टूबर से नवंबर के मध्य बंगाल खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण करती हैं और तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी जो है केरल में झंझावट वाली वर्षा कर देती हैं। तो ये भी कभी कभी वर्षा वहां पे हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। तो गर्मी हमारे यहाँ कब आती है, जून में आती है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होता है तो जून में हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। तो जून का मौसम कैसा होता है, अब उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। तो लिखा है, इससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर की चीज और समझ लेते हैं, तब हम यहाँ नीचे आते हैं। तो लिखा है मानसून को समझना। लिखा है मानसून का स्वभाव और रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों और ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जा सकता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिरी जो है, और हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर मतलब पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में
पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये एक तरह से मानसून को समझने के लिए बताया जा रहा है कैसे हमारे हिंद महासागर प्रशांत महासागर में वायु दाब कम होता है और उसकी वजह से मानसून आता है और प्रभावित भी होता है, उसी चीज को वहां पर बताया गया है। अब हम बात ग्रीष्म ऋतु तापमान की करेंगे। तो अभी तक हमने ठंडी के मौसम की बात किया, अब हम लोग गर्मियों के मौसम की बात करेंगे। गर्मियों मौसम में तापमान कैसे होता है। तो लिखा है, मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की उत्तर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। याद रखना, जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ेगा कर्क रेखा की ओर, वैसे वैसे हमारे देश में गर्मी भी बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा कि मार्च महीने में गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। अप्रैल और मई और जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा हो जाती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से लेकर 35 सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान जो होता है कितना होता है, 38 सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 से 43 सेल्सियस के बीच पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि गर्मियों में हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान पाया जाता है। मई में तापमान की यह पेटी और अधिक उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 सेल्सियस के आसपास तापमान होना एक सामान्य बात नहीं होती है। इसका मतलब हो गया कि मरुस्थल क्षेत्र में तापमान और बढ़ जाता है। आगे लिखा है, जो आपका दक्षिणी क्षेत्र है, अगर हम बात करें दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, तो लिखा है दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु जो है मधुर होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हिमालय जो है, एक तो हिमालय से दूर है, दूसरा ये आपका ये समुद्र तट के नजदीक है, तो समुद्री हवाएं यहाँ चलती रहती हैं, इसलिए यहाँ का मौसम क्या होता है, मधुर रहता है। आगे लिखा है, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति भारत के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से मतलब नीचे रखती हैं। अतः दक्षिण में तापमान जो है 26 से 32 सेल्सियस के बीच रहता है और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 सेल्सियस से भी नीचे हो जाता है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्या है, ऊंची है, जैसे महाबलेश्वर हो गया आपका। आगे लिखा है, तटीय भागों में सम ताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली होती हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर न बढ़कर के तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। ध्यान रखना, जो तट होता है समुद्र का, वहां पे तापमान बहुत कम होता है, लेकिन जैसे से हम अंदर की ओर जाएंगे तापमान लगातार बढ़ने लगता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफी ऊंचा रहता है और यह 26 सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे गिरता है। तो इसका मतलब है गर्मियों में तापमान हमेशा ज्यादा बना रहता है। आगे लिखा है, वायुदाब और पवने। तो गर्मियों में वायुदाब कैसा होता है और पवने कैसे होती हैं। तो लिखा है, देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। तो हमारा जो उत्तर भारत है, आप समझिएगा, जो उत्तर भारत है वहाँ पे लो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो तापमान जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है, उत्तर की ओर आता है, तो वायुदाब की जो पेटी जिसे हम कहते हैं अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, वो यहाँ पर ज्यादा खिसक जाती है। तो यहाँ तापमान क्या कर देगी, ज्यादा कर देगी उत्तर भारत में। तो उसी चीज को यहाँ लिखा है कि उप महाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जो है जुलाई के अंत में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। यहाँ पे पहुंच गया। अब मोटे तौर पर यह निम्न दाब की जो है लंबाईमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत हो जाती है। यह पूरा क्षेत्र निम्न तापमान का हो जाता है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संरचना को आकर्षित करती है। अब यहाँ पे लो प्रेशर अगर बन जाएगा, यहाँ पे अगर लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर। यहाँ हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ चलेगी, लो प्रेशर की ओर चलती है। इसी को हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। आगे लिखा है, जिनकी दिशा पश्चिमी बंगाल के तट और जो है बांग्लादेश के साथ साथ दक्षिण पश्चिम होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले ही किया चुकी है कि दक्षिण जो है पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय
पूर्वा पौने होती है और मध्य जून तक इन पवनों का अंतः पर जो प्रवेश है मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता रहता है। इसी कारण हमारे देश में वर्षा होती है। आगे लिखा है उत्तर पश्चिम में जो है, अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम मतलब पंजाब के क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में याद रखना अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के जो है केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क और तप्त पवनें चलती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ उत्तर भारत में लू भी चलती है, ठीक है, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाती है। कभी कभी देखा होगा कि ज़्यादा वर्षा कर देती हैं और गर्मी से लोगों को थोड़ा सा अस्थायी जो है राहत मिल जाती है, क्योंकि वह अपनी साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाती हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती हैं और शुष्क और आर्द्र वायु संहतियों के अचानक संपर्क में स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी लाते हैं। ये चीज को हमें समझना होगा। कभी कभी गर्मियों में वर्षा हो जाती है। यहाँ लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। तो आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल और तटीय कर्नाटक में यह आम बात है। स्थानीय तौर पर इन तूफानी को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि आम को जल्दी पकने में ये सहायता करती है। तो पूछा जाएगा आपसे कि आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो केरल में और कर्नाटक में होती है। मानसून के जब समाप्त होने लगता है तब। फूलों वाली बौछार कहाँ होती है? या केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। तो केरल में और कर्नाटक में फूलों वाली वर्षा होती है, जिससे कहवा की फसल अर्थात कॉफी की फसल खिल जाती है। काल बैसाखी, तो असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? काल बैसाखी। तो कहाँ पर? असम में और पश्चिम बंगाल में। इनकी जो है कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिनका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय और पटसन और चाय के लिए मतलब चाय, पटसन और चावल के लिए पौने अच्छी होती हैं। और असम में इन पौनों को जो है बारदौली जो है छीड़ा भी कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि बारदौली छीड़ा क्या है, तो याद रखना जो काल बैसाखी है इसी को असम में इसी नाम से जानते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। लू, उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और गर्म और पीड़ादायक पवनें दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आप इनको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु, वर्षा ऋतु कहते हैं, क्या होती है? तो लिखा है मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदान में तापमान के तेजी से घटने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि हिंद महासागर से आने वाले दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं और ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी की ओर अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं और यहाँ से भारत के उत्तर में विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं और भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं, ठीक है। ये क्या होता है समझा देता हूँ पहले। ये इनका कहना यह है कि जैसे ये भारत का मैप है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ लिखा है उत्तर पश्चिमी मैदान में यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से यहाँ क्या बन जाता है? यहाँ पे चलती हैं व्यापारिक पवनें, ठीक है। तो कौन सी व्यापारिक पवनें होती हैं? तो व्यापारिक पवनें होती हैं आपका दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। या आपको देखो ये लिखा है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें यहाँ चलती हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे बन जाता है आपका क्या? लो प्रेशर बन जाता है। तो यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक, और यहाँ क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। तो यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें ऐसे आकर्षित हो जाती हैं। इसी को हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और यही मानसून ऐसे आकर के वर्षा करती है। और मानसून की दो शाखाएं होती है, एक अरब सागर शाखा और एक बंगाल खाड़ी शाखा। ऐसे सारे वर्षा होती है। उसी चीज को यहाँ समझाया गया है। आगे लिखा है भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है और इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, जो मैंने आपको समझा दिया। दक्षिण पश्चिम मानसून
जो है कि ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है और पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ साथ इन जो आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का क्या कहलाता है, विस्फोट कहलाता है। इसे हम प्रस्फोट भी कहते हैं, मतलब तेजी से वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक और गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई से के पहले सप्ताह तक पहुंच पाता, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। मध्य जून के मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 से 8 सेल्सियस की क्या हो जाती है, गिरावट आ जाती है, क्योंकि मानसूनी वर्षा तेजी से होती है। ज्यों ज्यों ये पौने जो है स्थल पर पहुंचती हैं, उच्चावच और उत्तर पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिणी जो है पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देती हैं और भूखंड पर मानसूनी शाखाएं दो शाखाओं में पहुंचती हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। तो जो मैंने आपको वीडियो वहां ऊपर दिखाया था उसमें 2 शाखाओं को दिखाया था, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल खाड़ी शाखा। इसको मैं दोबारा आपको मैप के थ्रू समझा देता हूँ, जिससे आप यहाँ समझिएगा। ये भारत का मैप है। जब मानसून पवनें ऐसे आती हैं और जब यहाँ आके नीलगिरी पहाड़ी से टकराती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें, तो एक बंगाल अरब सागर के सहारे चलती हैं, इन्हें हम अरब सागर की मानसूनी शाखा कहते हैं, और एक यहाँ से आपका बंगाल खाड़ी में शाखा पहुंचती है, जिसको हम बंगाल खाड़ी की मानसूनी शाखा कहते हैं। तो मानसूनी धारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो 2 धाराओं में 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागर के सहारे अरब सागर की शाखा, एक बंगाल खाड़ी सहारे बंगाल खाड़ी की शाखा। तो सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, तो बंगाल खाड़ी की शाखा से होती है, क्योंकि ये ऐसे आकर के और ये पूरे भारत में वर्षा कराती है। तो भारत में अभी आगे बताएगा भी, तो ये याद रखना पूरब में अधिक वर्षा होती है, जैसे जैसे मानसूनी हवाएं पश्चिम की ओर जाएंगी वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, और ये पूरे जो है नॉर्थ ईस्ट और पूरे जो है उत्तर भारत में वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होती है। कौन सी, बंगाल खाड़ी की शाखा। जबकि अरब सागर की शाखा जो है वो ऐसे आती है और यहाँ पर याद रखना जो आपका ये आपका क्षेत्र है अरावली पहाड़ी, इसी के समांतर ऐसे बहते हुए और ये हिमालय से टकरा जाती हैं, और फिर दोनों हवाएं इधर से बंगाल खाड़ी की शाखा वाली, इधर से अरब सागर शाखा, दोनों आपस में मिल जाती हैं और दिल्ली के आसपास भी यहाँ पे वर्षा थोड़ा बहुत कराती हैं। तो याद रखना 2 मानसून शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी, दोनों को यहाँ समझाया गया है। पहला है अरब सागर की मानसूनी शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी। अब हम यहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। लिखा है अरब सागर की मानसूनी पौने, तो यहाँ लिखा है अरब सागर से उत्पन्न होने वाली पौने जो मानसूनी पौने आगे 3 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी, पहली है इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं और ये पौने पश्चिमी घाट के ढालों पर 900 से अधिक 1200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती हैं। अतः ये जो है पौने जो है तत्काल ठंडी होकर के सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख ढाल और पश्चिमी तटीय जो है मैदान पर 250 से लेकर 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा कराती हैं। ठीक है, अब यहाँ मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये पश्चिमी घाट हो गया, तो पश्चिमी घाट के सहारे पवनाभिमुख क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा खूब कराती हैं। कौन सी पौने, तो अरब सागर की शाखा कराती हैं। तो यहाँ वर्षा कितनी होती है, तो ये पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ वर्षा सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर की ओर आएंगे वैसे वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इस मानसून को पश्चिमी घाट रोक लेता है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पौने नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पौनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है इस तरफ। ठीक है, परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में इन पौनों के नाम मात्र से वर्षा होती है। ये पूर्वी क्षेत्र हो गया। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ये पूरा वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बंगलुरु में होने वाली वर्षा की मात्रा इसमें काफी अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ वर्षा इसलिए कम होती है क्योंकि पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में, जैसे आपका कौन क्षेत्र है, मंगलोर हो, पुणे हो, बंगलुरु हो, तो यहाँ वर्षा कम होती है इसी कारण। दूसरा शाखा क्या है, अरब सागर की दूसरी शाखा क्या है कि अरब सागर से उठने वाली पौने मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों के घाटियों से होकर के मध्य भारत में दूर तक वर्षा कराती है। जैसे मान लिया आपका मैप है, तो यह दूसरी शाखा यहाँ पहुंचती है। तो ये आपका यहाँ पे नर्मदा है, तापी नदी है, यहाँ पहुंच के यहाँ वर्षा कराती है खूब। तो एक शाखा यहाँ रुक गई और एक शाखा यहाँ पहुंच के वर्षा करा रही है, और एक शाखा आगे निकल के जाएगी जो आपका राजस्थान गुजरात होते हुए पंजाब पहुंचेगी। ठीक है, तो 3 शाखाएं हो गई अरब सागर की, एक शाखा ये, एक शाखा ये और एक शाखा ये। इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, लिखा भी है।
छोटानागपुर पठार में इस शाखा से 15 से सेंटीमीटर से मतलब वर्षा होती है और यहाँ गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी शाखाओं से यहाँ पर मिल जाती है। अब तीसरी शाखा जो ये वाली की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप, ये सौराष्ट्र प्रायद्वीप हो गया और कच्छ के से टकराती है, कच्छ हो गया और वहां से अरावली पहाड़ी से इसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा कराती है। यहाँ कम वर्षा होती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो है मानसूनी शाखाओं से मिल जाती है और यह दोनों शाखाओं एक दूसरे से सहारे प्रबलित होकर के पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा कराती हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र इस अरब सागर के माध्यम से इसकी शाखाओं से वर्षा होता है। अब बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें। तो बंगाल खाड़ी की मानसूनी पवनें बंगाल खाड़ी कैसे प्रवेश करती हैं, तो याद रखना वो नीलगिरी पहाड़ी से पालघाट दर्रे से प्रवेश करती हैं, जैसा उस वीडियो में भी आपने देखा होगा। ठीक है, और जाकर के वर्षा जैसे अभी आपने मैंने मैप पे बताया लिखा है। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती हैं, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इन शाखाओं के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती, मतलब वहां से ढकेल देती हैं। इस प्रकार मानसूनी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा से अपेक्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है और कराती है। और यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत और भारत के जो है उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्नदाब की ओर प्रभावाधीन हो दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ जो है पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंच जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था। दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर पूर्वी ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है और यह शाखा वहां विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा कराती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है और जो है खासी पहाड़ियों से स्थित या मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। अब यहाँ गौर करिएगा, लिखा है आगे इस चीज को पहले मैं मानसून मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। याद रखना, जब ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी ये बंगाल खाड़ी शाखा जब आती है तो ये 3 भागों में बढ़ जाती है। इसके भी ये भी 3 भागों में बढ़ती है। पहली भाग कहाँ है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, जैसे ये है आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी जब शाखा मानसून की आती है तो इसकी एक शाखा उत्तर पूर्वी राज्यों में चली जाती है, एक मेघालय में रुक जाती है और एक इधर आ जाती है भारत के जो है इस तरफ मैदान की ओर, उत्तर भारत की ओर। ठीक है, तो 3 शाखाओं में वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की उसके मानसून शाखा से। तो इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। आगे लिखा है यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट पर जो है वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है। इसके लिए 2 कारण जिम्मेदार हैं। पहला क्या है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो मतलब कि जब मानसूनी हवा आती है तो तमिलनाडु में वर्षा क्यों नहीं होती है। तो लिखा है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है और दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की अरब सागर शाखा के विशिष्ट छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो कैसे पड़ता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ जिससे आपका ये मैप बना देता हूँ पहले मैं, और ये आपका ये पश्चिमी घाट हो गया और ये आपका तमिलनाडु का ये तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। तो जब मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो मानसून जब आएगा तो ये पश्चिमी घाट इस मानसून को रोक लेता है, तो यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो दूसरा कारण हो गया, विशिष्ट छाया में पड़ जाता है। और दूसरा, जब ये मानसून जब ये बंगाल खाड़ी की मानसून है, जब यहाँ से सीधे निकल जाती है, ऐसे इसी के ऊपर से निकल जाती है, यहाँ कोई अवरोध नहीं होता है जो इस मानसून को रोक सके, जिस कारण से तमिलनाडु में वर्षा हो सके। इसे तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। अब आते हैं मानसून के निवर्तन की ऋतु क्या होती है, मानसून के वापस आने की। तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून का निवर्तन का ऋतु कहा जाता है। इसमें मानसून लौटने लगता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। मतलब सूर्य दक्षिण की ओर होगा तो तापमान की पीढ़ी दक्षिण की ओर आ जाएगी, आराम हो जाती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है और इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा के मैदान और मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुका होता है। ठीक है, तो मानसून धीरे धीरे क्या होता है, लौटने लगता है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित हो जाता है और यह नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप के पूर्वी तरफ से हट जाता है और मानसून पूरी तरह से क्या हो जाता है, लौट आता है।
आगे लिखा है मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है, मतलब आकाश में बादल नहीं होते हैं और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है और उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है, मतलब यहाँ पे पसीना नहीं सूखता है और बहुत ज़्यादा उमस भरा मौसम हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है और अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष रूप से देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है। जब मौसम निवर्तन होता है तो मानसून क्या हो जाता है, उत्तरी भारत सूखा हो जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर में यह वर्षा अधिक होती है इस महीने में। आगे लिखा है इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय दबावों के मार्ग से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश में इन चक्रवातों के शिकार बनते हैं। तो इस देखा होगा अक्सर इसमें चक्रवात आता है बंगाल खाड़ी में। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं और कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम आते हैं। अरब सागर में चक्रवात कम आते हैं क्योंकि वो खुला सागर है और बंगाल खाड़ी में चक्रवात अधिक आते हैं क्योंकि वो बंद सागर है। आगे लिखा है भारत की परंपरागत ऋतुएं। उससे पहले मैप को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये मैप किसका बना है, तो ये बना है वार्षिक वर्षा का। तो भारत में अगर वार्षिक वर्षा देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो याद रखना सबसे अधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, मतलब पश्चिमी तटीय मैदान में, और दूसरा वर्षा सबसे अधिक होती है उत्तर पूर्वी भारत में। इसके बाद जो मध्यम वर्षा का क्षेत्र है आपका, ये गंगा का मैदान का पूर्वी क्षेत्र है और ये आपका पूर्वी भारत है। और इसके बाद में जो मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है वो आपका ये वाला क्षेत्र है। और न्यून वर्षा का क्षेत्र भारत में दो क्षेत्र है, आपका एक वृष्टि छाया क्षेत्र है और एक आपका थार मरुस्थल है। और इसके अलावा अगर आपका ये भी है लद्दाख का क्षेत्र है। तो भारत में 3 न्यून वर्षा का क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत की परंपरागत ऋतुएं। तो लिखा है भारतीय परंपरा के अनुसार वर्षा को द्विमासीय 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इन ऋतु चक्र का जो आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती है। यहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। ध्यान रखना, ये आपको महीना देख सकते हैं, ये महीना है आपका, ये भारतीय कैलेंडर का महीना है और ये आपका ग्रेगरियन कैलेंडर का महीना है। दोनों में क्या अंतर है, जैसे आपका यहाँ मार्च अप्रैल जब महीना होता है तो उस समय हिंदी महीना जो होता है वो आपका कौन होता है, तो बसंत ऋतु में कौन होता है, चैत और बैसाख होता है। तो चैत पहला महीना होता है हिंदुओं का। मई जून का जो महीना होता है उसे जेठ आषाढ़ कहते हैं। जुलाई और अगस्त के महीने को सावन भादव कहते हैं। सितंबर और अक्टूबर को क्या कहते हैं, अश्विनी और कार्तिक कहते हैं। नवंबर दिसंबर को मार्गशीर्ष और पौष कहते हैं और जनवरी और फरवरी को कहते हैं माघ और फागुन कहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। और भारत के मौसम को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है और शिशिर है। तो 6 ऋतुओं में बांटा गया है भारतीय परंपरा के अनुसार, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है वर्षा का वितरण। तो हमारे यहाँ वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, उसको बताया गया है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 125 सेंटीमीटर होती है। लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो लिखा है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो भारत में अधिक वर्षा का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो अधिक वर्षा पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट में होती है, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में होती है और मेघालय की पहाड़ियों में होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी और निकटवर्ती पहाड़ियों में यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से थोड़ा से कम होती है। अब है मध्यम वर्षा का क्षेत्र। तो मध्यम वर्षा का क्षेत्र गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ साथ गंगा का मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के
बीच होती है। अब न्यून वर्षा कहाँ होती है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन का पठार, जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और एक होता है अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र, जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तो ऐसा प्रायद्वीपीय के कुछ भागों में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहाँ पश्चिमी राजस्थान जिसे कहते हैं, तो ये वर्षा का क्षेत्र हो गया। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक सीमित होता है। हिमपात मतलब जो बर्फ गिरती है वो केवल हिमालय में गिरती है और कहीं नहीं गिरती है। अब आते हैं मानसून और भारत का आर्थिक जीवन कैसा है। तो हमारा जो आर्थिक जीवन है वो मानसून पर डिपेंड होता है। तो लिखा है, मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। ये निबंध भी पूछा जा सकता है आपसे कि मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। तो इस पर आपको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। ठीक है। दूसरा क्या है कि हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर जो है गर्मी अधिक रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता पर नाना प्रकार के फसलों को उगाने में सहायता भी करती है। ये भी हमारे मानसून हमें प्रभावित करता है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा तथा कुछ भागों में बाढ़ का कारण भी बनती है। मानसून के कारण ऐसा होता है। फिर मानसून क्या प्रभाव पड़ता है? भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता, और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं हुए हैं। फिर इसके बाद मानसून का अचानक जो है प्रस्फोट देश के विस्फोट जो होता है देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न करता है। अगर मूसलाधार वर्षा होगी तो मृदा का अपरदन भी होगा। उत्तर भारत में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होती है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता को उजागर कर देती है। ये भी मानसून का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे भूमंडलीय तापन का, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूकंपीय और स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर हैं। अनेक भूवैज्ञानिक सच बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। अपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद सुना और पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसे मानवीय कारण महत्वपूर्ण उत्तरदायी जिम्मेदार हैं। जैसे कहा जा रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके पीछे प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार हैं और मानवीय कारण भी जिम्मेदार हैं। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में सुना होगा। तो हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं? तो जो हमारे यहाँ बहुत सारी हरित गैसें निकलती हैं, इससे हमारी पृथ्वी तेजी से गर्म होती है और उसी से जो है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है। तो लिखा है, विश्व के तापमान में काफी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ गैसें जैसे जो है मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैसें कहते हैं। ये सब हरित गृह गैसें हैं और यही हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान होता है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पिछले 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 ईस्वी में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 सेल्सियस की वृद्धि हो गई है। तापमान में इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमालय और समुद्री बर्फ तेजी से पिघलेंगे और जो है पिघलने से समुद्र का जल स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर तापमान तेजी से गर्म होगा तो याद रखना जो हिमालय का क्षेत्र है बर्फ तेजी से पिघलेगी और समुद्र का स्थल बढ़ जाएगा, तल बढ़ जाएगा और द्वीपीय देश के डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल
21वीं सदी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। मतलब कि 21वीं सदी में 48 सेंटीमीटर तापमान जल स्तर क्या होगा और ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी जो है कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जो है जलसित मतलब बेट और अधिक सूक्ष्म हो जाएंगे और कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और परितंत्र में भी इसका परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भी क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है आपका, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से जो है कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो 2/3 क्षेत्रों पर। दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला पॉइंट है, यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है, बिल्कुल सही। यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है, बिल्कुल सही। यहाँ तापमान सारा वर्ष ऊंचा रहता है, बिल्कुल सही। यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, नहीं, यहाँ जलवायु सम पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब यह हुआ कि जब दक्षिणी गोलार्ध में तापमान ज्यादा होगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? तो लिखा है, उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाएगा। यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा तापमान कम होगा तो वहां पे हमारे यहाँ क्या बन जाएगा? निम्न वायुदाब बन जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसमें मैंने भारत की जलवायु के बारे में अच्छे से बता दिया है, भारत के मानसून के बारे में बता दिया है, इस भारत की ऋतुओं के बारे में बता दिया है। इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।